हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए ये वीडियो आपको कई पार्ट्स में मिलेगी स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें एनाटमी या फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती है, ये टॉपिक उन्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो स्टूडेंट, पीजीटी, एलटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी वगैरह कुछ भी करो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दूंगी और वो सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली बात, मुझे बीच में आज थोड़ा मेरी अभी चल रहा है खांसी हंसी आ जाए स्टूडेंट, तो प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा सा इग्नोर कर देना उसे। ठीक है, और चलो फिर हम शुरू कर लेते हैं पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसको आप अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताओ तुम लोग ग्लैंड्स के बारे में क्या जानते हो? ग्लैंड्स क्या होती हैं? हम जब तंत्र की बात करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है? ये ग्लैंड्स होती क्या है, करती क्या है हमारे शरीर में? जब कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल, ठीक है, हमारा शरीर है विभिन्न तरीके के सेल से मिलके बना है। सारी क्या एक जैसी सेल है हमारी बॉडी में? क्या हमारे शरीर में हम यूनिसेल्युलर हैं? क्या मल्टी सेल्युलर है? हम मल्टी सेल्युलर है ना, डिफरेंट टाइप्स के, बहुकोशिकीय है ना हमारे शरीर में, बहुत सारी सेल्स है। हम यूनिसेल्युलर थोड़ी हैं। पहली बात तो हमारे शरीर बहुत सारी सेल से मिलके बना है, डिफरेंट सेल्स से मिलके बना है। तो जब भी कोई ग्लैंड या कोई कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल कुछ भी सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। मान लो सपोज ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऑर्गन है। ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है, छोटे छोटे कुछ भी सिक्रीट कर रहा है। इससे सिक्रीशन निकल रही है, कुछ भी सिक्रीट हो रहा है, तो उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड तुम्हारे ऑर्गन भी हो सकता है, कोई अंग भी हो सकता है ना, या ये आपके जो है कोई सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गन अगर किसी चीज को कुछ स्त्रावित कर रहा है, कुछ स्त्रावण हो रहा है, उसमें से कोई चीज सिक्रीट हो रही है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स को दो भाग में हमारे शरीर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं वो? एक होता है तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हर एक बच्चा मेरे साथ बनाता चलेगा, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन को बोलते हैं हिंदी में बहिर्स्रावी। ठीक, अभी मैं कोई तंत्र की बात नहीं कर रही हूं। और एक चीज और समझो बच्चों, तुम लोग तंत्र को समझो, व्हाट इज सिस्टम, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र को मैंने तुम्हें बताया है कि जो ओरल कैविटी है, मुख की जो कैविटी है, माउथ से लेके तुम्हारे नीचे एनस तक जाने वाला लास्ट जो उसका पॉइंट है, एनस, गुदा मार्ग जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उतने पूरे मार्ग में जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स, जो भी ग्लैंड्स आपके काम कर रहे हैं भोजन को पचाने में, अवशोषण करने में भोजन का, वो सब पाचन तंत्र कहलाता है। हम उसमें पढ़ते अलग अलग हैं, स्टमक के बारे में अलग पढ़ रहे हैं, इंटेस्टाइन के बारे में अलग पढ़ रहे हैं, लिवर के बारे में अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑर्गन्स, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और मुख से लेके एनस तक जाने वाला जो मार्ग है वो क्या है? वो आहार नाल है। मैंने समझाया है ना, वो क्या है? वो एलिमेंट्री कैनाल है, जो तुम्हारे मुख से लेकर के एनस तक जा रही है। वो पूरा जो मार्ग है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और जो कुछ भी तुम्हारे उसमें ऑर्गन यूज हो रहे हैं, ग्लैंड्स यूज हो रही हैं, उन सब को हम बोलते हैं तंत्र। क्लियर हो गया? पाचन तंत्र।
मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक बहिर्स्रावी होती हैं, एक अंतःस्रावी होती हैं। तो सबसे पहले हम बहिर्स्रावी की बात कर लेते हैं, एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर हो जाना, एग्जिट। पिक्चर हॉल में जाते हो तो इन गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है कि नहीं होता है? आप कभी भी मूवी देखने जाओ, जिस गेट से आप एंट्री लेते हो क्या उसी गेट से आप एग्जिट करते हो? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सोक्राइन का मतलब आपको समझना है, बहिर्स्रावी का आपको मतलब समझना है, ये भी कुछ ना कुछ सिक्रिएट कर रही होंगी। क्योंकि मैंने ग्लैंड क्यों बोल रहा है, मैंने क्या बताया, हम ग्लैंड्स किसे बोलते हैं? वो ऑर्गन, शरीर का वो अंग या कोई भी सेल जो कुछ भी सिक्रिएट कर रहा हो, सिक्रिएट मतलब स्त्रावित कर रहा हो, खुद में से कुछ ना कुछ सिक्रिएट करते रहता हो, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड मतलब ग्रंथि बोलते हैं उसको आप। तो एक्सो है ये, इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ तो सिक्रिएट कर रहे हैं ना, तभी तो हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं। बट ये अपनी सिक्रीशन को किसी ना किसी सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। सरफेस पे इनका सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू होता है। डक्ट मतलब नली में सिक्रीट करते हैं ये अपनी चीज को। बहुत मतलब सभ्य हैं ये लोग, ये सभ्यता है, एक बड़ी सभ्यता है, ऐसे तुम समझोगे। ये जंगली लोगों की तरह पानी सड़क पे ले बाल्टी फेंकते नहीं है, इधर उधर अपना कूड़ा उड़ा नहीं फेंकते हैं। ये पर्टिकुलर एक नाली में अपनी गंदगी को बहाते हैं, एक नली में जो है, मतलब अपने घर की गंदे पानी को या कैसे भी पानी को नली में सिक्रेट करते हैं। बड़े सभ्य लोग हैं। जैसे हमारे हम पढ़ते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी, सभ्य थे तभी तो वो सभ्यता थी। उनके यहाँ प्रॉपर सीवेज ड्रेनेज सिस्टम था कि नहीं था? तो एक्सोक्राइन को तुम ऐसे याद रखोगे, इसी में भूलते हैं बच्चे बहुत, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी को, कि नलिका विहीन कौन है, नलिका ग्रस्त कौन है, नलिका युक्त कौन है। क्योंकि आप समझते नहीं हो, आप कॉन्सेप्ट समझना नहीं चाहते हो, आप रटना चाहते हो। मैं तो हमेशा बोला, जब रटोगे जिंदगी में, रट तो लोगे, भगवान की दया से एग्जाम भी पास कर लोगे, लेकिन कभी कुछ मतलब नॉलेजफुल नहीं हो पाओगे। नॉलेज तुम्हें तभी आएगी जब तुम किसी चीज को समझ पाओगे, उसकी जड़ तक पकड़ पाओगे। जैसे कि मैं जड़ तक जाती हूँ जब तक मेरे समझ में नहीं आता है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाता है कि डेप्थ में मैम चली गई। डेप्थ में जाना जरूरी है। अभी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आगे, आपको समझ में आएंगी। समझ में आ रहा है? तो हम बात कर रहे थे एक्सो की। एक्सो का मतलब ग्लैंड की बात करी है मैंने। इट मीन्स कुछ ना कुछ सिक्रीट तो हो रहा है इसमें से, लेकिन इनकी जो सिक्रीशन है, ये अपनी सिक्रीशन को किसी ना किसी सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पसीने की ग्रंथि हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, या तुम्हारे ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, मैंने पढ़ाया है, सेबाकस ग्लैंड तुम्हारे किस में पाई जाती है? डर्मिस में पाई जाती है ना। डर्मिस तुम्हारी जो लेयर है स्किन की, डर्मिस में तुम्हारे स्वेट ग्लैंड होती है, ग्लैंड है, पसीना सिक्रीट कर रही है। लेकिन पसीना किस पर आता है तुम्हें? पसीना तुम्हें तुम्हारी सरफेस पे जो है पसीना देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? जो तुम्हारे कौन सा भी मैंने बताया था, ऑयल ग्लैंड, सेबाकस जो है ऑयल ग्लैंड सिक्रीट करती है। कहाँ आता है? तुम्हारी नाक के पास, जगह जगह पे तुम्हें जो है ऑयल सा देखने के लिए मिलता है। तुम्हारी सरफेस, तुम्हारी स्किन पर वो चीज तुम्हें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? ऐसे इंटरनली भी होता है। इंटरनली भी जो है आपके, मान लो ये स्टमक है, तो स्टमक में यहाँ पे सरफेस पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट्स करती हैं, ठीक है। या कोई भी ग्लैंड जो आपकी किसी चीज को सरफेस पे सिक्रीट करे, दूसरी चीज इनका सिक्रीशन किसी नली के थ्रू होते हुए जाए, किसी नलिका के थ्रू होते हुए जाए, ठीक है। किसी नालिका, किसी डक्ट का ये यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स विद डक्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब नलिका युक्त ग्रंथि को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये जो नलियां हैं, ये इनके सिक्रीशन को सिर्फ बाहर निकलने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है?
आ रहा है ना बाहर। सबसे पहले आपने समझा ग्रंथि क्या होती है भाई? ग्रंथि तो वही होगी जो कुछ ना कुछ सिक्रिएट कर रही होगी, चाहे वो ग्रंथि आपके शरीर का कोई अंग हो, चाहे वो ग्रंथि आपके शरीर की कोई सेल हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ सिक्रिएट कर रही है, मतलब स्त्रावित कर रही है, तभी हम उसको ग्रंथि बोल रहे हैं। अब ये ग्रंथि दो तरीके की हमारे शरीर में पाई जाती हैं भैया। हमने कौन कौन सी पढ़ी? एक तो बहिर्स्त्रावी होती हैं कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर में, कुछ अंतःस्त्रावी होती हैं। बहिर्स्त्रावी है मतलब ये भी कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हैं ग्रंथि। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये अपनी सिक्रेशन को किसी भी चीज की सरफेस पे, सतह पे सिक्रेट करती हैं, और दूसरी चीज इनके पास नलियां होती हैं, नलियां डक्ट होती हैं, तो उस नली से बहता हुआ जो है इनका जो स्त्रावण है, जहां भी पहुंचना होता है सिक्रेशन को वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन नलिका से, इसीलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? सलाइवा तुम्हारे मुंह में नलिका से आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड डक्ट में अपना सलाइवा सिक्रेट करती हैं। क्यों नाक से क्यों नहीं आ रहा है, मुंह में क्यों आ रहा है? क्योंकि मुंह में है सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट मुंह में है, इसलिए मुंह से आ रहा है। ठीक है। मिल्क ग्लैंड, फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पर्टिकुलर उसके स्तन में पाई जाती हैं, ब्रेस्ट में पाई जाती हैं, और वहां पे वो मैमरी ग्लैंड्स से मिल्क का सिक्रीशन होता है। मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है ना, मिल्क सिक्रीट होता है मैमरी ग्लैंड से, मिल्क उसके स्त्रावित होता है। ठीक, मिल्क एक डक्ट के थ्रू स्त्रावित होता है, डक्ट के थ्रू स्त्रावित होता है ना। जब मैं कभी ब्रेस्ट पढ़ाऊंगी, मैं सोचती हूँ कि मैं ब्रेस्ट पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ा नहीं पाती हूँ, मेरा बहुत मन तो करता है। इस तरीके से एल्व्यूलाई होते हैं, ये गुच्छे होते हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं, और इनसे जो है आपके जी यहाँ पे मिल्क बनता है और बन के बैठ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ से जो है आपके मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क आपके बाहर आता है। ठीक है, इस तरीके से तो ब्रेस्ट का आपके होता है डायग्राम। तो मैमरी ग्लैंड्स ये बन गया, और ये डक्ट के थ्रू जो है ये निपल से बाहर दूध आता है, मिल्क आता है। समझ में आ रहा है? तो मिल्क ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, स्वेट मतलब जो पसीना है तुम्हारे शरीर का निकलता है, इसके अलावा सलाइवा हो गया, कानों में आने वाला वैक्स हो गया, और एंजाइम्स। हमेशा याद रखना, एंजाइम्स हमारे शरीर के जितने भी एंजाइम्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं, मैंने तुम्हें सारे एंजाइम पढ़ाए हैं, सारे एंजाइम कहाँ से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, कौन सा अंग सिक्रीट करता है, तो सारे एंजाइम्स तुम्हारे डक्ट में ही सिक्रीट होते हैं। ये डिफरेंस है एंजाइम और हार्मोन का, ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट। समझ में आया? तो कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपके? मिल्क हो गई, मिल्क ग्लैंड आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। आपने सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स जितने भी होते हैं आपके ये डक्ट में ही सिक्रीट होते हैं, एक डक्ट के थ्रू ही आपके सिक्रीट होते हैं, और जहां भी उन्हें अपना काम करना होता है वहां फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने बात करी एक्सोक्राइन ग्लैंड की, समझ में आया? क्लियर, समझ में आया? अब जो है बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन का अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का? मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, मान लो ये एक ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है, ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या जा रही है, फिर से बनाती हूँ, गिव मी मिनट। ये एंडो की बात कर रहे हैं, एंडो मतलब आपके अंतः, एंडो मतलब अंतः स्त्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं आप। ठीक, ये मान लो कोई भी सेल है, और ये आपके ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड तो तुम्हारे कैपिलरीज या पूरी जो तुम्हारे ये होती हैं, क्या बोला है मैंने तुम्हें, पूरा सिस्टम पढ़ाया है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो समझाया है ना। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी से तुम्हारी कैपिलरीज, केशिका, उसे कोशिका नहीं बोलते, केशिका। तो पहले महाधमनी है, महाधमनी फिर डिवाइड हो रही है धमनियों में, फिर वो धमनियां डिवाइड हो रही हैं छोटी धमनियों में। और हमारे शरीर के अब उंगली कटती है तो क्या हमारी धमनी कट जाती है क्या? उंगली कट गई तो हमारी वो कट जाती है क्या, कैपिलरीज, केशिका कटती है ना। तो हर अंग तक रक्त जा रहा है, तो इंटरनली भी तो हर अंग तक रक्त जा रहा है। तो जब कोई सेल ये अगर सिक्रीट कर रही है तो इट मीन्स ये ग्लैंड है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है। तो जब इसकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, ये ब्लड मैंने कैपिलरी बनाई है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी बनाई है, जब इसकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में चली जाती हैं, किस में चली जाती हैं? डायरेक्टली ब्लड में चली जाती हैं,
तो इनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। कैसे होता है? ये सेल है, ठीक, और ये आपके ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरी है या मतलब रक्त की वाहिनी, धमनी है, कुछ भी है, आर्टरी है, ठीक। इससे क्या आता है अंदर? O2 आता है। इससे बाहर जाता है CO2। जाता है O2 CO2 जाता है। तो कैसे जाता है? क्या कूद के चला जाता है? कैपिलरी से कूद के चला जाता है सेल में? यहाँ कुछ फ्लूइड होता है, फ्लूइड। सेल सूखे थोड़ी हैं, उनमें फ्लूइड भरा है कि नहीं भरा है? एक तो उनमें अपना फ्लूइड होता है, अपना जिंदा रहने के लिए उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। पढ़ाया है ना मैंने। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिसे आप जीव द्रव्य बोलते हैं, जिसमें सारे उसके ऑर्गन जिंदा रहते हैं। तो ये CO2 आ रहा है, वो O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, या न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, सबको छोड़ो, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू ही तो सेल तक जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? कूद के चले जाते हैं या धमनी फाड़ के चले जाते हैं? रक्त तो हमारा धमनियों में बह रहा है ना, नसों में बह रहा है ना। हमारे हर जगह एक फ्लूइड पाया जाता है सेल्स में और ब्लड सेल के आसपास, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। फिर से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है? ये सेल है, ठीक। ये तुम्हारी ब्लड की आर्टरी है, मान लो। ये इससे आ रहा है, न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, O2 आ रहा है। तो यहाँ क्या भरा हुआ है? सब जगह इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड भरा है तो ब्लड से कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है, ब्लड से कुछ भी लिक्विड सिक्रीट होता है, या ब्लड से जो भी सिक्रीशन होनी होती है वो इस फ्लूइड में आती है और फ्लूइड से आपके सेल तक पहुंच जाती है। क्योंकि सेल्स में फ्लूइड भरा है, सेल्स आसपास फ्लूइड से बिल्कुल फुलफिल होती हैं ना, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और सेल भी अपनी जो है O2, वो CO2 को रिलीज करता है और वो ब्लड में आपके अंदर पहुंच जाता है। कुछ सेल्स क्या करती हैं, कुछ बॉडी के ऑर्गन या सेल आपके हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन। और ये आपके डायरेक्टली कहाँ पहुंच रहे हैं? ब्लड में पहुंच रहे हैं। तो ये डायरेक्ट ब्लड में पहुंच रहे हैं। किस में पहुंच रहे हैं? ब्लड में। वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू डायरेक्ट आपके किस में घुस जा रहे हैं? ब्लड में घुस जा रहे हैं। ये किसी भी नली से बहते हुए नहीं जा रहे हैं। कहीं मैंने नली बनाई है? नली बनाई है मैंने क्या बनाया है? मैंने ये सेल बनाया है और ये आपके ब्लड आर्टरी बनाई है, और मैंने बता ही दिया कि हर जगह तुम्हारे फ्लूइड भरा होता है। तो जब इसने अपनी कोई सिक्रीशन छोड़ी फ्लूइड में, तो फ्लूइड से इसमें आ गई सेल में, सेल ने अपनी कोई सिक्रीशन छोड़ी तो वो फ्लूइड से होते हुए ब्लड में चली गई, ठीक है। कहीं पे मैंने नली बनाई, मैंने डक्ट बनाई कि इस डक्ट से होती हुई जा रही है? नहीं बनाई। तो जब कभी भी कोई ऑर्गन या कोई भी आपके जो बोल लीजिए सेल है, वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ रहा है, छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा कहीं भी सुसु कर देता है, किसी की भी गोदी में सुसु कर देता है, करता है कि नहीं करता है? आप उसको पर्टिकुलर बाथरूम में लेके जाते हो सुसु कराने के लिए छोटे बच्चे को? बहुत छोटा बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, नन्ना से मुन्ना बच्चा है, या 6-7 महीने का बच्चा है, क्या उसको उंगली पकड़ के बाथरूम तक लेके जाते हो? नहीं। तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना कि ये कौन सी हो गई? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किस में कर देती हैं? डायरेक्टली ब्लड में। इनका जो भी कुछ निकल रहा है वो डायरेक्ट किस में जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, ठीक है, ब्लड में जा रहा है। तो इन्हें हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे जो सेल सिक्रीट करते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और अगर कोई चीज डक्ट में बह रही है, नलिका में बह रही है, नलिका युक्त है, तो वो क्या है? वो एंजाइम हो सकता है। क्या हो सकता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स आपके नलिका में बहते हैं, ठीक है, डक्ट में बहते हैं, जबकि हार्मोन्स आपके डक्टलेस होते हैं। डायरेक्टली सिक्रीशन कहाँ जा रही है उनकी? कोई भी सेल या ऑर्गन कोई कुछ भी सिक्रीट कर रहा है, वो डायरेक्ट उसका ब्लड में जा रहा है। इट मीन्स ये क्या सिक्रीट कर रहा है? ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? सो वी कैन से दैट hormones chemically released in blood, मतलब हॉर्मोन्स जो है डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं? हॉर्मोन्स का स्त्रावण कहाँ होता है? सीधे रक्त में। कहाँ होता है? रक्त में, ब्लड में। इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था, छोटा, कम, छोटा नहीं, कम। इन ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में। तुम्हें क्या लगता है? किसी भी चीज की मैंने तुम्हें बताया, अधिकता भी बुरी होती है, कमी भी बुरी होती है।
इन कम अमाउंट। ऐसा नहीं है कि हॉर्मोन्स भर भर बाल्टी आपके शरीर में जो है सिक्रीट होते हैं, कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। हाँ, वो एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन नहीं, वो तो एक अलग चीज है कि उनकी अधिकता अगर हो गई तो कौन सी बीमारी होती है, या उनकी कमी हो रही है हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो रही है, वो हम हाइपो हाइपर जब मैं आपको एक एक ग्लैंड पढ़ाऊंगी तब उसको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप हॉर्मोन्स को समझिए, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। आप एंजाइम और हार्मोन में अगर मैं डिफरेंस करने के लिए देती हूं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, व्हाट आर द डिफरेंस, तो आप बताइए आप क्या करेंगे, डिफरेंस करके क्या बताएंगे मुझे कि मैडम एंजाइम्स डक्ट में सिक्रीट होते हैं, समझ में आ रहा है, और हार्मोन्स डायरेक्टली आपके ब्लड में सिक्रीट होते हैं। डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट होते हैं? ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ठीक, तो हार्मोन्स केमिकली रिलीज्ड इन ब्लड इन ट्रेस अमाउंट, और कम कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। दे आर नॉट न्यूट्रिशन, हार्मोन्स हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हार्मोन्स हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब ये मत बोल देना मैम इंसुलिन हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब गुस्सा आ जाएगा फिर मुझे बहुत ज़्यादा। इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, इन कम ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। ये किसी भी प्रकार का हमें न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, हमें न्यूट्रिशन कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंस सेल बाय बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर्स। मतलब कहने का है, ये तुम्हारे कोई आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक, खुश हैप्पी आदमी है एक। हमें पता है यहाँ ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो सबको पता है, बाकी तो मैं बताऊंगी आगे। मैंने पढ़ाया था जब तुम्हें, और वैसे भी तुम्हें पता भी है, और वैसे मैंने पढ़ाया भी रखा है, और मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें, ये क्या बोलते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर भी छोड़ो अभी, सिर्फ इतना समझो, पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तुम्हारे, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? LH और FSH बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ जाके वर्क करते हैं? जब ओवरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ ओवरीज पे आके वर्क करते हैं। यहाँ कहीं ओवरीज होंगी फीमेल्स की, या मेल्स की टेस्टीज होंगी, मेल्स की टेस्टीज पर भी LH और FSH काम करते हैं, और अगर महिला है तो उसकी ओवरीज पे काम करते हैं। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया है, मुझे ध्यान नहीं रहता है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी तुम्हें पढ़ाना है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। TGT में तो इतना नहीं पूछा जाता, उससे सिंपल ये पूछ लेते हैं कि कौन सा महिला प्रजनन तंत्र है, कौन सा पुरुष का नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन PGT में पूछा जाता है, जैसे वास्ट डिफरेंसेस वो क्या है, लाइडिंग सेल्स क्या है, पहले मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी मैंने अच्छे से बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया, देखती हूँ पढ़ा दूंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी, ब्रेन से निकल रहा है, लेकिन देखो कहाँ जाके काम कर रहा है, ओवरीज पे जाके काम कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हॉर्मोन्स जिस जगह से सिक्रीट होते हैं उससे बहुत दूर तक की सेल को ये अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, और करते भी हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, पिट्यूटरी से निकलने वाला LH और FSH आपके ओवरीज पे या मेल के टेस्टिस पे काम करता है, जाके करता है कि नहीं करता है। तो हमने हार्मोन की क्या परिभाषा समझी? हमने हार्मोन की परिभाषा ये समझी कि एक तो हार्मोन हमारे डायरेक्टली ब्लड में जाके मिल जाते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड से अगर कोई चीज सिक्रेट हो रही है, जो चीज डायरेक्टली ब्लड में मिल रही है, डायरेक्टली रक्त में मिल रही है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, ये हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। जबकि एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स हमारे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करने में यूज होते हैं। अधिकतर एंजाइम्स जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, हम कितने सारे एंजाइम्स पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स का, है ना, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कितने सारे एंजाइम्स के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एरिप्सिन है, एंटीरोकाइनेज है, कितने सारे सब एंजाइम्स थे जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे थे। और जबकि हार्मोन क्या करते हैं, आपके हार्मोन आपके बहुत दूर दूर तक के सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये है आपके एक्सोक्राइन। देखो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम है। ये चीज जो है, ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या सिक्रीट कर रही हैं अपने अंदर से,
कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं, और ये जो चीज बनी होती है ये एक डक्ट है। ये चीज क्या है? ये डक्ट है डक्ट है। और ये देखो, ये सरफेस आ गई, ये सरफेस है, ये स्वेट ग्लैंड है, और ये अपनी सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट कर रही है? बाहर। तुम्हें बाहर दिखाई देता है, पसीना तुम्हें बाहर दिखाई देता है, तुम्हारा किसी भी फीमेल के ब्रेस्ट से मिल्क आता है बाहर तो वो उसको दिखाई देता है, बच्चा उसको पी पाता है ना। और इसके अलावा और कौन सी मैंने बात करी थी? स्वेट ग्लैंड की बात हो गई। और कौन सी बात करी थी मैंने? हाँ, तुम्हें एंजाइम्स नहीं दिखाई देते, वो बात अलग है, वो इंटरनली बॉडी की बात है कि भाई इंटरनली डक्ट में सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स हमारे फूड के ब्रेकडाउन के लिए, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए। और मैंने किसकी बात करी? उसके ऑयल ग्लैंड की। तो वो आपको आपके नाक के पास आपको ऑयल आपको पता चलता है ना। समझ में आ रही ना बात आपकी? तो ये हो गई बात हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, किसी न किसी डक्ट में नलिका युक्त इन्हें ग्रंथि आप बोलेंगे। और वहीं आप इसको देखिए, तो जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है? ये ब्लड की, आपके ब्लड कैपिलरीज है, डायरेक्टली सिक्रीशन कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही हैं। अब एक चीज आपको और समझनी है स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एग्जांपल्स देख लो, ये एक्सोक्राइन लिखा है और ये एंडोक्राइन लिखा है। आगे मैं सब पढ़ाऊंगी, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी जस्ट एक एग्जांपल देख लो। ये देखो, ये आपके जो है वही कौन सी हो गई, ये सब स्वेट ग्लैंड बोल दो या ऑयल ग्लैंड बोल दो। लीवर आपके एक्सोक्राइन में आ जाती है। अभी मैंने पेनक्रियास की बात नहीं करी है। पेनक्रियास मैंने आपको अलग से पढ़ाया भी है और कई बार मैंने पेनक्रियास की बात करी है। पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसे हेट्रो ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मैं बताऊंगी, पेनक्रियास की बात भी हम करेंगे, इसी में करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में ही करेंगे, क्योंकि वो एक ग्रंथि है और वो दोनों तरीके की ग्रंथि है। वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है और वो आपकी एंजाइम भी सिक्रेट करती है, ठीक। उसको हम पढ़ेंगे इसी में, और मैंने पढ़ाया भी है कितना पार्ट उसका एक्सोक्राइन होता है, कितना पार्ट उसका एंडोक्राइन होता है, पूरा समझा रखा है आपको। कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है आपको पता भी है, ठीक है। फिलहाल आप एक बार एग्जांपल देख लो। ये आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हो गए, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हो गया, एड्रीनल हो गया, ये थायराइड हो गया, ये पीनियल हो गई, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब ब्रेन सिस्टम पढ़ाया था, ब्रेन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था सिक्रीशन हो रही है। न्यूरॉन्स एक सेल है, न्यूरॉन्स सेल तो है कि कुछ और है? सेल है ना, ह्यूमन के शरीर की लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। 1 मीटर तक लंबी हो सकती है न्यूरॉन्स आपके बॉडी में, ठीक है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है न्यूरॉन्स। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक। न्यूरॉन्स सेल है, न्यूरॉन्स को अगर दूसरे न्यूरॉन से बात करनी होती है तो मैंने आपको बताया है ये क्या सिक्रीट करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक, मैंने आपको पूरी चीज पढ़ाई थी कि विद इन अ न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन के अंदर आपके जो सिग्नल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? पूरे वायर में पास होती है, ऐसे थोड़ी पास होती है कि कट कट के पास हो रही हो। बट हमारे यहाँ क्या है, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो चीज आपके जाती है वो साइनेप्स से जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो यहाँ पर जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आपके विद्युत सिग्नल थे वो रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सीधी ऐसे पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कट कट के पास थोड़ी होती है। सबने अपने घर में बिजली आती देखी है कि नहीं देखी है? कभी ऐसा देखा है कि बिजली का तार आधा बीच में से कटा हो फिर बिजली पास हो रही हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर न्यूरॉन के अंदर है तो वो आपके इलेक्ट्रिक है, लेकिन अगर न्यूरॉन से बाहर आ गई है तो वो केमिकल आपकी क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये अपने इस एरिया को साइनेप्स बोलते हैं, ये जो गैप हो जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। और यहाँ पर क्या आपके सिक्रीशन होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होता है। अब एक चीज देखो, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक चीज मुझे तुम्हें और नई बतानी है, इसलिए समझा रही हूँ। ये देखो, अब जो है ये न्यूरॉन क्या अपनी मर्जी चला के जो है ये ट्रांसमीटर जो है यहाँ पे सिक्रीट कर देगा दूसरे न्यूरॉन के सर पे? दूसरा न्यूरॉन तो कहता जा मैं नहीं लेता ट्रांसमीटर दे रहे, अपने पास रख, क्यों लूँ मैं तेरे ट्रांसमीटर? कैसे ये ट्रांसमीटर्स को जो है आप क्या रिसीव करेगा? कैसे? आप अपने
मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेना, जैसे आप रहते हो, मान लो आप नोएडा में रहते हो, ठीक, इलाहाबाद में आपकी दादी का घर है, और झांसी में आपकी नानी का घर है। वहाँ कौन है इलाहाबाद में? आपके फैमिली वाले हैं ना, और झांसी में भी आपके फैमिली वाले हैं ना। वो आपके कौन है? रिसीवर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। आप उन्हें जानते हो, वो आपको जानते हैं, तभी तो वो आपको रिसीव करेंगे आके इलाहाबाद में और आपके झांसी में। वहीं आप कलकत्ता चले जाओ, आपको वहाँ कोई नहीं जानता, वहाँ आपको कोई रिसीव करने नहीं आएगा। मतलब मेरा ये एग्जांपल इसलिए देना था, यहाँ पे मुझे ये समझाना था कि न्यूरॉन अपना जो एक न्यूरॉन जो ट्रांसमीटर यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रांसमीटर्स जो इसके जा रहे हैं, वो दूसरा न्यूरॉन रिसीव कैसे कर पा रहा है? बिकॉज दे हैव रिसेप्टर्स। इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। इस पिक्चर में देखो, ये देखो, आई थिंक थोड़ा धुंधला होगा लेकिन दिख रहा होगा। ये देखो, ये रिसेप्टर्स हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, है ना। ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसीव कर पाते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, अपने अंदर रिसीव कर पाते हैं, तभी तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ पाता है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे, अगर मैं बोल रही हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH निकल रहा है, तो LH और FSH के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तुम्हारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनको रिसीव करने वाले, उनको अपनी तरफ बुलाने वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ओवरीज में फीमेल की और मेल के टेस्टिस में, तभी तो वो वहां जाके काम कर पाते हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब कभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँ और मैं बोलूँ रिसेप्टर, तो आपको समझ ही नहीं आया कि मैम रिसेप्टर क्या होता है ना। इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाई है। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में और हार्मोन्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कुछ न्यूरॉन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। हार्मोन पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट नहीं करते हैं, एक नाम नहीं है उनका पर्टिकुलर हार्मोन का। लेकिन मैं जो समझाना चाहती हूँ, मैं फिर से समझाती हूँ। अगर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर कुछ सिक्रेट कर रहा है विद इन अ साइनेप्स में अगर वो सिक्रेट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ सिक्रेट होते हैं? साइनेप्स में। लेकिन कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन में पाए जाते हैं स्टूडेंट, जो सिक्रीशन अपनी डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, ठीक है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना एड्रीनल, तब तो मैं समझ में आएगी ये चीज और अच्छे से। मेरी बात समझना, मैंने तुम्हें बताया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप गैप बोलते हैं। और इसी गैप में आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा न्यूरॉन रिसीव कर लेता है, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी जब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल, तब बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कुछ न्यूरॉन्स डायरेक्टली सिक्रेशन अपनी ब्लड में सिक्रेट कर रहे हैं, तो तुम इसे क्या बोलोगे? डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर रहे हैं न्यूरॉन्स अपनी सिक्रेशन, तो तुम क्या बोलोगे? न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे या हार्मोन बोलोगे? आंसर करो, कमेंट में करो। मैंने तुम्हें क्या बताया? न्यूरॉन्स हैं और अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर कर दे रहा है, ब्लड में सिक्रेट कर दे रहा है, ट्रांसफर नहीं सिक्रेट कर दे रहा है। तो तुम इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे या हार्मोन बोलोगे? हार्मोन बोलोगे। क्या बोलोगे? हार्मोन। तो आपको ये चीज मुझे इसलिए समझानी थी कि न्यूरॉन्स भी अपनी सिक्रीशन को, और वो कर सकते हैं बिकॉज दे आर सेल, वो सेल हैं हमारे शरीर के। समझ में आया? और मैंने तुमको जब पहली लाइन समझाई थी कि हम ग्लैंड्स किसे बोलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक और, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूरॉन ग्लैंड्स हैं, न्यूरॉन दे आर नॉट ग्लैंड्स, बट हमारे शरीर में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये चीज समझ लो, लिख लो। जो न्यूरोट्रांसमीटर तो सिक्रेट करना काम न्यूरॉन्स का ही होता है। अगर वो विद इन अ साइनेप्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप पाया जाता है, उसमें सिक्रेशन है, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। लेकिन कुछ न्यूरॉन्स हमारे शरीर में ऐसे पाए जाते हैं जो डायरेक्टली अपनी सिक्रेशन को
ब्लड में छोड़ देते हैं, तो वो ब्लड में छोड़ रहे हैं तो उसको हम हार्मोन बोलेंगे, ठीक है, हार्मोन बोलेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा तुम्हारे। नेक्स्ट सुनो, ब्लड में अपना केमिकल सिक्रेशन कर रहे हैं तो वो आपके हार्मोन हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर आप नहीं बोलेंगे उसे। अब देख लो लोकेशन कहाँ कहाँ कौन सी ग्लैंड पाई जाती है एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन ग्लैंड की पहले आप लोकेशन देखेंगे और फिर आप एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है आज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है, बेस। बच्चों का बेस ही क्लियर नहीं होता है, आप सिर्फ फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, थायरॉक्सिन, थायराइड, पैराथायरॉइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। वहीं एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, वो कौन सी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी से रेगुलेट नहीं होती। अब रट रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्यों बोली जाती है, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर। या पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, या पिट्यूटरी से कौन सी ग्लैंड है जो अब प्रभावित नहीं होती, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, पहले उनका बेस आपको समझना जरूरी है। या यही लिखा हो, मान लो न्यूरॉन से रिलेटेड जो मैंने तुम्हें समझाया कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आपके नर्वस सिस्टम से भी प्रभावित होती है। हाँ, और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, तुम्हें अगर याद हो, सबको, स्टूडेंट्स को, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में रहती है। कभी ऐसा देखा है कि तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो और तुम्हारा दिल कह दे ना ना मैं तो काम नहीं कर रहा, ना ब्रेन कह दे अरे मैं नहीं काम कर रहा, ऐसा कभी देखा है। या आप जब बहुत बुरी तरीके से डर जाते हो, तुम्हारी सांसें भी तेज हो जाती हैं, तुम्हारा दिल भी धड़कने लगता है जोर जोर से, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का अगर कोई भी एक फंक्शन हो रहा है तो पूरी बॉडी उसमें कोऑर्डिनेशन करती है, कोऑर्डिनेट करती है, सहयोग देती है। समझ में आ रहा है। ये जो मेन कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये दोनों हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, हमारे शरीर का बैलेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, ये दोनों। समझ में आ गया, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये कुछ बातें थी। अब एंडोक्राइन सिस्टम की लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में ही पाई जाती हैं। 3 ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस समथिंग लाइक दिस, दैट, ऐसे होता है हाइपोथैलेमस, और इसमें ये पिट्यूटरी होती है, ठीक है। ऐसे हाइपोथैलेमस होता है, कुछ ऐसे चंदा जैसा शेप, ये पिट्यूटरी होती है। तो इसका ये वाला पार्ट होता है, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। 3 ग्रंथि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? कौन कौन सी पाई जाती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड आपके पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड पीछे की तरफ होती है, ये यहाँ पर होती है। 2 ग्रंथि आपके गले में पाई जाती हैं। गले में यहाँ पे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, है ना। ऐसी होती है कुछ, लाइक ऐसे करके बटरफ्लाई शेप जैसी होती है, इस तरीके की शेप होती है, तो इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। इसके पीछे की साइड, थायराइड ग्लैंड पीछे की साइड को जो है इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड बोली जाती है, मटर के दाने जैसी, ये, ठीक है। ये पीछे की तरफ होती हैं, आगे नहीं होती हैं। थायराइड में आगे दिखती नहीं है, ये पीछे की तरफ होती हैं। आप जब पीछे से थायराइड को देखोगे, पीछे की तरफ से अपनी बैक से थायराइड को देखोगे, तब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। मतलब बैक से देखने पर ये दिखती हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। हम मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बैक से देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी पैराथायरॉइड दिखने लगेंगी। मेरे समझाने का मतलब है कि ये पीछे की तरफ होती हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड आपके दिमाग में होती हैं, 2 ग्लैंड आपके गले में होती हैं। फिर यहीं हार्ट के पास, थोड़ा हार्ट से ऊपर यहाँ पे ये आपके थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं हम, तो हमारे यहाँ पर पेनक्रियाज होता है, किडनी के ऊपर यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, ठीक। ये किडनी पाई जाती है,
किडनी के ऊपर आपके होती है एड्रीनल ग्लैंड। रीनल, किडनी को क्या बोलते हैं साइंटिफिक इन बायोलॉजी, क्या बोलते हैं? रीनल भी बोलते हैं, रीनल। तो एड्रीनल, रीनल के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल मतलब रीनल के ऊपर। तो इस तरीके से रीनल के ऊपर कैप जैसी ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि रीनल के ऊपर है, दैट्स वाई एड्रीनल ग्लैंड। अब अगर पुरुष है तो उसमें होंगी टेस्टिस, और फीमेल है तो उसमें होंगी ओवरीज। क्या होंगी? ओवरीज। तो कुल कितनी हो गई जरा गिनना? टोटल 9 होती हैं। ये बड़ी बड़ी ग्लैंड, मेजर ग्लैंड। ऐसा तो बॉडी में बहुत ग्लैंड होती हैं, बहुत छोटी छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, लेकिन जितना इनका हमें नहीं पढ़ना है, हमें मेन मेन पढ़ने हैं, ठीक है? कितनी हो गई? 3 दिमाग में, 2 गले में, 5, छठी थाइमस, ठीक, 7वीं पेनक्रियास, ठीक, 8वीं हो गई तुम्हारी किडनी पे एड्रीनल। अब ये जोड़ा होता है तो एक ही बोलोगे ना इसे। और 9वीं हो गई तुम्हारी, या तो मेल में टेस्टिस या फीमेल में ओवरीज। तो टोटल आपको कितनी ग्लैंड पढ़नी है? 9 ग्लैंड्स पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 9। अब इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। और क्या समझाना था मुझे तुम्हें इसके अलावा? बस इतना ही समझाना था। लोकेशन आपने देख ली, आपने आज ग्लैंड का एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि न्यूरॉन्स अगर विद इन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में अगर किसी चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, साइनेप्स के अंदर सिक्रीशन हो रहा है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भी छोड़ देते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ रहे हैं तो वो हार्मोन बोला जाएगा वो चीज़, ठीक है? जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी एड्रीनल के बारे में, तब वहाँ पे ये बात होगी, ठीक है? तो चलिए फिर आज इतना, पहले आप बेस अपना मजबूत कीजिए स्टूडेंट, इतना समझिए। और एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, क्यों हम उसे नलिका विहीन बोलते हैं, क्यों हम उसे नलिका युक्त बोलते हैं, डिफरेंस क्या है एंजाइम्स में और आपके हार्मोन्स में, वो सब आपको आगे और अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी साथ में, और पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी एक दिन में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। देन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी ये थायराइड और पैराथायराइड, ऐसे कर करके पढ़ा दूंगी, ठीक है? तो चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट।